गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वराय नमः, योगीश्वराय नमः। भगवान आदिनाथ को नमन करते हुए जो हठ योग विधा के आदि उपदेष्टा हैं, साथ ही योगीश्वर के साथ साथ योगेश्वर जिनके आराध्य हैं, ऐसे भगवान हरि जो हिरण्यगर्भ के रूप में योग के हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे ऐसे जो आदि उपदेष्टा कहे जाते हैं, उभय भगवान के चरणार विंदों में नमन करते हुए नवभारत इंटरनेशनल के माध्यम से पॉडकास्ट की जो संवाद परिवाद की श्रृंखला में हम सभी के मध्य में भारत के उस भारतीय मनीषा चिंतन की चिरंतनता को प्रगाढ़ता प्रदान करने वाले पूज्य आचार्य चरण आज हम सभी के मध्य में हैं। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के वाइस चांसलर कुलपति, ऐसे पूज्य आचार्य जिनका आज हम सभी को योग की यात्रा उस नेचुरोपैथी इत्यादि विधाओं को लेकर के, क्योंकि यस व्यासा जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, व्यास की परंपरा को लेकर के, व्यास के उस व्यष्टि और समष्टि के समस्त ज्ञान क्रियाकलाप को एक विज्ञान के आकार में आकारित करके सनातन सदा से विज्ञान आधारित ही रहा है, परंतु आज उसको प्रूव करने की बात होती है तो कई बार इस पे भारत के मनीषी जन पीछे हो जाते थे। आज एस व्यासा जैसे विशिष्ट संस्थानों के माध्यम से हम सभी पूर्ण गौरवता के साथ वैदिक वैज्ञानिक आधारित सिद्धांत को सभी के समक्ष उद्भासित कर सकते हैं। आनंद का विषय है कि पूज्य सर दाक्षिणात्य विद्वत परंपरा से आते हैं और आपने पांडित्य पूर्ण परंपरा को प्राकृतिक चिकित्सा जैसे जो अद्भुत विषय हैं, क्योंकि देखिए पूरा मानव परिवेश प्रकृति पर्यावरण पर आधारित है, उस पर्यावरण के माध्यम से एक चिकित्सा की श्रृंखला का सूत्रपात यदि कहीं से होता है तो प्राकृतिक चिकित्सा से होता है। और यह प्राकृतिक चिकित्सा कोई आज का विषय नहीं है, वैदिक काल से हमारे ऋषियों ने जो वरुण के रूप में जल की उपासना की बात कही, अग्नि के रूप में अग्नि देवता के रूप में हविष्यान्य प्रदान करते हुए यज्ञ इत्यादि की जो अनेक विधियों का निदर्शन किया, यह एक पर्यावरण प्रकृति प्राकृतिक चिकित्सा के ही अंतर्गत आता है। तो ऐसे विधा के मूर्धन्य आचार्य, और मुझे प्रसन्नता है कि आपके संरक्षकत्व में यह विश्वविद्यालय, जो मुझे लगता है कि भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ पर बड़ी ही सहजता और एक छोटे से वहाँ का जो प्रवेश करने वाले सामान्य स्तर का भी जो बालक है अपनी पढ़ाई जहाँ से इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ करता है, तो उसका मस्तिष्क लेवल, क्योंकि मैंने कई ऐसे आपके विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद किया है, भले वहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स उसने किया हो, बट उसकी मेधा का स्तर, एक विज्ञानपूर्ण चिंतन रिसर्च शोध का जो स्तर होता है वो अद्भुत होता है। तो यह विश्वविद्यालय की जो एक अद्वितीयता है, एक अद्भुत लक्षण का सूत्रपात यहीं से होता है। और उसके मूल में यदि हम दर्शन करें तो आप जैसे आचार्यों का पावन सानिध्य होता है। तो ऐसे पूज्य सर जिनके विषय में हमने सूक्ष्म में विचार किया, विस्तार पूर्वक इनके उस व्याख्यान शैली को आज 54 से ज़्यादा देशों में, जो भारत ही नहीं अपितु भारत के साथ यूएसए और आज आप बहरीन देश में हैं, उस वैज्ञानिक परिपाटी को जब हम एक विज्ञान के आयाम में आकारित करके योग जैसी पद्धति जो एक गुफाओं में जाकर के सिमट जाती थी, एक पूजा पाठ कर्म कांड की पद्धति तक जा करके एक परिच्छिन्न
सीमा में बंध जाती थी। आज पूरा विश्व योग के माध्यम से, सूर्य नमस्कार के माध्यम से जब नमन करता है भगवान सूर्य को, तो मानो सनातन के उस सूर्य को नमन कर रहा है। उसके मूल में आप जैसे वैज्ञानिक ऋषियों का ही चिंतन है। तो मैं सर का सर्वप्रथम बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस पॉडकास्ट में। और आपसे हम लोग पहले तो यह जानना चाहेंगे कि एक अलग विधा का, क्योंकि आपका विषय एक सामान्य परिवेश से देखें तो एक अलग चिंतन, फिर एकाएक जो स्वामी विवेकानंद इस परिवेश में कैसे आ जाता है? नमस्कार। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। पहले मैं जो सभी दर्शकों आज इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं, इन सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अभी जून 21 जी जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। तो जून 21 एक ऐसा अवसर है, वहाँ पर हम सभी एक वसुधैव कुटुंबकम जो हम बोलते हैं जी, एक वर्ल्ड इज ए सिंगल फैमिली, ऐसा एक एक्सपीरियंस जो हम सभी एक ही मूल से आया है। हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जीवन का, वो सब कुछ एक ही है। साथ में काम करना है, साथ में अचीव करना है, इस मार्ग में जा रहे हैं जी। तो जून 21 को हम याद करते हैं। तो इस बार जो जून 21 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का सेलिब्रेशन हो रहा है, सबको शुभकामना देना चाहता हूँ एस व्यासा यूनिवर्सिटी के तरफ से। स्वामी विवेकानंद जी के नाम लिया आपने, और जो एस व्यासा यूनिवर्सिटी आज तक अभी 23 इयर्स हो चुका है यूनिवर्सिटी होने के बाद। इसके पहले इसको हम व्यासा बोल रहे थे, व्यासा विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। लेकिन अनुसंधान एक मेन बैकबोन था इस ऑर्गेनाइजेशन का। अनुसंधान रिसर्च के बारे में आप बोल रहे थे, सो वो हमारा सेंट्रल फोकस है। ऐसे तो नहीं है जैसे पहले रिसर्च नहीं था, हम अभी कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। रिसर्च तो जो हमारा ज्ञान भंडार का जो बैकबोन था, उस टाइम पे भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल सही। जो योग शास्त्र बोलते हैं हम, योग शास्त्र और योग विज्ञान भी था। शास्त्र के आधार पे हम कुछ बोलेंगे, कोई इसको क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे जी, क्योंकि ये विज्ञान के आधार पे ही थे। तो अभी भी हम वही कोशिश कर रहे हैं, जो मॉडर्न जो टूल्स एंड टेक्निक्स है इसको यूज़ कर जो योग के बारे में और जो भारतीय वैद्य पद्धतियों के बारे में जो हम समझ सके जी, और रिसर्च कर सकते हैं और विश्व को दिखा सकते हैं। जैसे आप योग करने के पहले और योग करने के बाद ऐसा चेंजेस हो सकता है। और भारत में आप योग करेंगे, अमेरिका में योग करेंगे, बहरीन में योग करेंगे और अलग जगह में करेंगे जी, क्या डिफरेंस है कि नहीं? योग का इफेक्ट तो सबके लिए है और इसको हम दिखा सकते हैं वर्ल्ड को। वो एक कोशिश है जी। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, कंबाइन द बेस्ट ऑफ द ईस्ट विद द बेस्ट ऑफ द वेस्ट। बेस्ट ऑफ द ईस्ट है हमारा जो नॉलेज सिस्टम जी, हमारा जो योग शास्त्र है, हमारा पूरा दर्शन है, वेद और उपनिषद है जी, जो नॉलेज सिस्टम है, एक एक सिस्टम, एक एक अलग पंक्तियों में इतना नॉलेज ऐसा विस्तार में दिया गया है जी। और इसको कैसे हम आज समझ सकते और इसको यूज़ कर सकते, हमारा दैनंदिन जीवन में से लेकर हमारा पुरुषार्थ के लिए जो करना चाहते कैसे यूज़ कर सकते।
जी। स्वामी विवेकानंद जी ने यही बोला, जैसे टाइम पास हो रहा है, अभी हम 21st सेंचुरी से आगे जा रहे हैं, तो 21st सेंचुरी में विश्व में जो बदलाव आया है रिसर्च फील्ड में, जी इसको भी कैसे यूज़ कर कर हम विश्व को दिखा सकते हैं, योग का जो बेनिफिट्स है, एप्लीकेशंस है, इस तरफ हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, वही एक कोशिश है। बिल्कुल। और एस व्यासा यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है नागेंद्र जी, इनको नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं और ग्रेट फिलासफर है, स्पिरिचुअल मास्टर है। ऐसा एक गुरु इस संस्था का जो विजनरी है, इसीलिए आज वर्ल्ड में नंबर 1 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च यूनिवर्सिटी जैसे इसका ओवरऑल प्रोजेक्शन हुआ है। जी 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 बिल्कुल। अब यह जो योग की बात आती है, तो आज से कुछ दशक पीछे यदि हम जाते हैं तो इतना व्यापक स्वरूप हमको देखने को नहीं मिलता है। बट 21वीं सदी में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा घमासान स्वरूप देखने को हमें मिलता है, जहाँ लोग जिम की तरफ भागते थे, पहले कुछ और अलग अलग खेल की विधाएं थी, उसके प्रति उत्साह, योग का यदि कोई नाम ले ले तो एक चिड़न सी उत्पन्न होती थी। समाज के प्रति जो दृष्टिकोण था योग को लेकर के, वो आपने जैसा कहा कि चतुर्थ पुरुषार्थ हमारे यहाँ 4 हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चतुर्थ वाला जो पुरुषार्थ होता था, अवस्था के अनुसार 75 से लेकर के जब ऊपर जब व्यक्ति ढलता था, तब उसके लिए वो योग विधा आत्मसात करने की बात करते थे। अब आज किसी को योग की बात कही तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको लगता है कि ये अद्भुत चीज़ है। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन का कारण क्या हम विज्ञान को माने या फिर जो इसको प्रस्तावित करने वाले हैं इनको माने? जब भी हम जो पॉपुलैरिटी, योगा का योग के पॉपुलैरिटी के बारे में बात करेंगे, तो एक चीज़ को नहीं पकड़ते हम जी, सबका कंट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हुआ है आज वर्ल्ड ओवर, जो योग का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, तो नंबर 1 कंट्रीब्यूशन है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जी नरेंद्र मोदी जी। निश्चित। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली में इसको प्रस्ताव किया। उनके मूल में हम लोग मानते हैं कि एस व्यासा के संस्थापक जैसे आचार्यों का निर्देशन रहा, क्योंकि इसके पहले भी शासनें थी और उनके पास एक से बड़े एक आचार्य भी थे, ऐसा बात नहीं थी। बट उन्होंने या तो उनको आचार्य जो उनके थे वो डरते थे उस बात को रखने के लिए, या फिर कुछ दबाव था। आज HR नागेंद्रम जैसे पूज्य आचार्य जब बाहर आते हैं, भारत में जब विश्व योग दिवस मनाने की बात होती है या योग के विषय में चर्चा होती है, तो सबसे पहले हम लोग HR नागेंद्रम जी, पूज्य स्वामी रामदेव जी या फिर श्री श्री रविशंकर जी इत्यादि प्रभृति आचार्यों को देखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये इनका एक बहुत बड़ा रोल है और यह निस्संदेह प्रधानमंत्री जी के लिए एक हम सभी के लिए आनंद का विषय, वो इस विधा को आगे रख रहे हैं। आचार्यों का एक कदम पर वो मार्गदर्शन ले रहे हैं कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए, हमें अब आगे इसको कैसे बढ़ाना चाहिए। तो यह हमें लगता है कि बहुत बड़ा उनका जो है पॉजिटिव थिंकिंग इसमें बहुत सुंदर रहा। ये हमारा सौभाग्य है, जैसे हमको ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है निश्चित, जो गुरुवर्यों का जो इनपुट्स रहते हैं ना, इसको टाइम टू टाइम वो लेकर इसको उपयोग करते हैं। जी जी। सो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक प्रणालिका है। इसको UN जनरल असेंबली में प्रस्तुत करने के बाद ऐसा यूनानिमस एक्सेप्टेंस आ गया जो विश्व में सभी इतने वर्ल्ड का 170+ कंट्रीज वोटेड फॉर इट एंड दे ऑल स्पॉन्सर्ड इट। सो ऐसा एक इंटरनेशनल योगा डे का एक
अवेलेबिलिटी से जी आज अभी ये प्रोपगेशन और अवेयरनेस इतना बड़ा है। जी तो बहुत सारी चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ विच योगा का पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रहा है। जी सो एक चीज़ तो एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हो गया, और इसके साथ जो साइंटिफिक बेनिफिट्स है जी योगा का, सो इसको जो रिसर्चर्स सिर्फ भारत में नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड, जो अमेरिका में रिसर्च हो रहा है, यूके में रिसर्च हो रहा है, एशिया का अलग अलग कंट्रीज में, यूरोप में जो रिसर्च हो रहा है, जो वो रिसर्च बेनिफिट्स जो पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है आजकल। बिल्कुल। लोग सोचते हैं रिसर्च का बेनिफिट एक रिसर्च पेपर में पब्लिश होने से क्या डिफरेंस लाएगा। सर्टनली, क्योंकि ये क्या होता है, अभी हम मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा के बारे में सोचते हैं। जी डॉक्टर्स इस विषय को मानना है तो वो लोग साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स को देखते हैं। जी सो एक पेपर पब्लिश हुआ तो इतने सारे लोग, पर्टिकुलरली मेडिकल कम्युनिटी को इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे दैट वो जो टेक्निक्स है, अभी हम हार्ट फंक्शंस को चेक करने के लिए कुछ मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या यूज़ करेंगे, वही इक्विपमेंट्स को यूज़ कर कर योगा रिसर्च करेंगे तो जो इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा, इसको दिखा सकते हैं, हम कन्विंस भी कर सकते हैं जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को। जी सो ये एक सेकेंड रीज़न है जो पॉपुलैरिटी को योग को पॉपुलर बनाया है। और थर्ड बेनिफिट है जो लोगों का एक्सपीरियंस। जी अभी आप बहुत अच्छा एक बात को प्रस्ताव रखा आपने, जो फिटनेस के बारे में। अभी फिटनेस जिम को जाने वाले लोग अभी योग करने के लिए शुरू किए जी हैं। जी ज़रूर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग एक बार, दो बार, तीन बार योग को एक्सपीरियंस करने के लिए एक यूज़ करते हैं योग को, सो ऐसे लोगों का जो एक्सपीरियंस होगा, और वो लोग एक बार करने से 100 बार करो, ऐसा जो होगा जी जब आपको इसका इम्पैक्ट रहेगा, बिल्कुल सही। आपके ऊपर ये कुछ इन्फ्लुएंस लाएगा। सो ऐसा जो पर्सनल बेनिफिट्स हम बोलेंगे, वो पर्सनल बेनिफिट से भी बहुत सारे लोग, अभी मुझे बेनिफिट मिला है, मैं मेरा जो फैमिली परिवार में अलग लोग हैं, जिन लोगों को बोलूँगा मुझे बेनिफिट मिला, आप लोग भी योग करो। और साथ में मेरा दोस्त लोग हैं, मेरा साथ काम करने वाले लोग हैं, इन सबको मैं बोलूँगा। ऐसा जो प्रचार हो रहा है योग का बेनिफिट्स के बारे में, ये भी एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। बिल्कुल सही। अब आज के समय में हम देख रहे हैं कि नित्य प्रति बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, शैक्षणिक संस्थान खुल रहे हैं। उनका एक उद्देश्य है कि हमें बड़ी सी संख्या में छात्रों को एडमिशन देना है, बट ज्ञान जो नॉलेज का क्रम है, कैसे हम इसको बढ़ाएं, इनके अंदर हम कितना ज्ञान भरें, ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में आप यदि कहें कि हमें योगाचार की आवश्यकता है, तो लाखों करोड़ों में हमें लगता है कि लोग आगे आ जाएंगे। मैं डिग्री धारक हूँ, मेरे पास PhD है, मेरे पास इतने साल का अनुभव है, बट प्रैक्टिकली जब वहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं और क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला जब आगे बढ़ती है तो उसमें शून्य होते हैं। इसका रीज़न क्या है, इस पर हम कैसे सुधार ला सकते हैं? वंस अगेन मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी का एक और बहुत अच्छा वेल नोन सेइंग के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। जी बी एंड मेक। अभी जो छात्र हमारा यूनिवर्सिटी में और किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जी, जो पहले हमको क्या करना चाहिए, तो जो योग शास्त्र और किसी और डिसिप्लिन को हम पढ़ना चाहते हैं, तो इसको हमारे जीवन में अडॉप्ट करना पड़ेगा। जी, जो भी फिलॉसफी पढ़ेंगे या प्रैक्टिस के विषय के ऊपर हमारा एफर्ट्स रहेगा, इसको हमारा जीवन में जो
इम्प्लीमेंट करना है वो बहुत मुख्य होता है। जी आजकल का जो बच्चों का जो मनस्थिति है ऐसे जो एग्ज़ाम के लिए बस जितना चाहिए उतना पढ़ो और एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो डिग्री मिल गया, डिग्री मिल गया तो मेरा एक जॉब लग गया। ऐसे तो नहीं है जी। जैसे अलग जो फील्ड है वहाँ पर चलेगा, लेकिन हम योग शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं और भारतीय सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इसको प्रैक्टिस में लाने का एक बहुत आवश्यक प्रणालिका है जी। नहीं तो हम डिग्री लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और आजकल का एक और लिमिटेशन है जो योग शास्त्र के बारे में बात करेंगे तो जो सुपरफिशियल नॉलेज और डीप नॉलेज दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं जी। जो डीप नॉलेज के बारे में जो इंटरेस्ट और जो क्यूरियासिटी होना चाहिए वो इतना नहीं है। वो डीप नॉलेज एक हम सूत्र को लेंगे पतंजलि योग सूत्र को जी जी। नहीं तो कुछ अलग उपनिषद का कुछ विषय लेंगे। सो वहाँ पर जो हमको इन्फॉर्मेशन पहले मिलेगा वो जस्ट इंट्रोडक्शन है या उसके अभी आगे अंदर कितना घुसना चाहते हैं हाँ इसको एंडी नहीं है जिनको वो ज्ञान भंडार है। सो ऐसे सबको सोचना चाहिए तो नॉलेज बढ़ाने के लिए। और जो डिग्री आप लेते हैं और डिग्री एक सिर्फ एक दिखाने के लिए मेरा एक इस विषय के ऊपर कुछ एक्सपर्टीज है इतना ही है। जी जी। लेकिन जितना नॉलेज मुझे मिला है जब मैंने ये डिग्री किया है एट्सेट्रा वो दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन मेरा जो अंदर का जो विश्वास बढ़ाने के लिए वो विषय के ऊपर और इसको नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पहुंचा सकते हैं हम। जी। अभी क्या होता है एक आदमी अभी एक डिग्री लेगा और वही कल का एक गुरु बनेगा। अभी गुरु बनने के लिए आपको मालूम है कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ओके सो ऐसे ही शिष्य बनने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी होना चाहिए। बिल्कुल। ये सब कुछ हम समझकर इसको यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा जी। जो फैकल्टी है यूनिवर्सिटीज़ में इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी आपने जैसा कहा कि आचरण कहीं ना कहीं वो क्रम नहीं है। महर्षि पतंजलि भाष्य में उन्होंने 4 विधा के माध्यम से विद्या को प्राप्त करने का क्रम बताया, विद्या का अधिगमन का स्रोत बताया। तो जिनमें आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, फिर उसके बाद आचरण, पहले आप पढ़िए, फिर उसके बाद स्वाध्याय करिए, फिर आचरण में लाइए, फिर लास्ट में आता है प्रवचन। हम किसी को उपदेश करें। तो यह श्रृंखला ये जो टूट रही है यही कहीं ना कहीं प्रमुख कारण है कि वो गहराई तक हम नहीं जा पा रहे हैं। योग सूत्र पर जैसे आपने कहा कि महर्षि पतंजलि का हो या अन्य व्याकरण इत्यादि शास्त्रों के, उसमें जब भी हम देखते हैं तो कुछ न कुछ नया मिलता है। अब जितनी बार इसको पलटेंगे इतना पढ़ने के बाद भी उसको लगता है कि ये नया चीज़, ये विषय हमसे छूट रहा है। तो ये चिंतन क्या ऋषियों के ही चिंतन में था, उनके शास्त्रों में ही था, या आधुनिक चिंतन में भी ऐसा हमें मिलता है मॉडर्न में यदि हम देखें तो? ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम अभी ऐसी एक योग सूत्र को लेंगे जी। हम योग का जो डेफिनेशन को पकड़ेंगे तो योग चित्त वृत्ति निरोध बोलते हैं। चित्त वृत्ति और वृत्ति के बारे में बात करेंगे तो इंग्लिश में आज ट्रांसलेट करेंगे तो हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। जी। जो अभी जो समझने का एक विषय को योग चित्त वृत्ति निरोध, जो वृत्तियों को निरोध करने का एक मार्ग है जी, उसको हम योग कहते हैं। अभी हम मॉडर्न जो अंडरस्टैंडिंग में भी वही बोलते हैं, जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी ब्रेन का एक कैपेबिलिटी और फंक्शनैलिटी है। जी। अभी मेरा एक
ब्रेन में और कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स के हिसाब से और हेल्प से मैं करता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है अभी, वो इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगा, वो प्रोसेसिंग होगा और एक्शन आएगा। बिल्कुल। जो कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ जो कर्म इसके बाद हम करेंगे, वो सब कुछ कनेक्टेड है जी। अभी माइंड एंगेज होना है, माइंड को एंगेज होना है तो एक जो एक्टिविटी होगा, एक एक्टिविटी के साथ वो जोड़ना चाहते हैं मन जी। और जो हमारा योग शास्त्र में मन के बारे में इतना एक्सपैंडेड वे में इतना इन्फॉर्मेशन मिला है, दिया है जी। इतना इन्फॉर्मेशन शायद मॉडर्न मेडिकल साइंस या किसी और जगह में नहीं है। सो साइंटिफिकली आज जो हमारे शास्त्रों में जी दिया गया है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश तो चल रहा है। सो डेफिनेटली हम जब भी हम इस विषय के ऊपर देखेंगे, जो साइंटिफिक फैक्ट्स और जो हमारा एंशिएंट नॉलेज सिस्टम, जी। इन दोनों का पैरेलल सिस्टम्स तो नहीं है, ये साथ में जो जाएगा ना, ऐसा एक सिस्टम है। लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस है वो बिकॉज ऑफ हमारा जो लैक्यूने, जो अविद्या बोलते हैं, जी जी। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। नॉलेज तो है, इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे, इसके ऊपर जो गैप्स है इसको फिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ है। बिल्कुल। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, इस पर जब हम लोग बात करते हैं तो चित्त को लेकर के एक दर्शन प्रणाली, भारतीय जो फिलॉसफी है, उसमें बहुत बड़ा गहरा चिंतन है। बट मॉडर्न में, क्योंकि मॉडर्न की विधा को ही अपनाते हुए हम शोध पद्धति आजकल कर रहे हैं, तो क्या इतना व्यापक स्वरूप वहाँ भी हमको मिलेगा, या फिर शॉर्ट टर्म में जैसे शब्द का संकोच इंग्लिश में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, सॉरी। अब जैसे इंग्लिश में यदि चित्त को हमें कहना होगा तो एक शब्द हमको मिलता है माइंड, इसके अलावा भी कोई शब्द है? हाँ, नो डेफिनेटली। जो इसीलिए मैं बोल रहा था, द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जब हम संस्कृत से इंग्लिश को लेकर आएंगे तो शायद लिमिटेशन होगा जी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं मिलेगा हमको। और यहाँ पर बहुत अलग अलग एक्सप्रेशंस मिलेगा। जी जी। लेकिन इंग्लिश में वो एक्सप्रेशंस नहीं मिलेगा हमको। तो अभी कोशिश तो चल रहा है। ओके, जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो मनो, बुद्धि, अहंकार, चित्त। जी जी। ओके, तो बहुत सारे लोग मन और चित्त के चित्त एक मानते हैं, एक मानते हैं। दर्शन में भी है। ओके, तो ये जो डिफरेंसेस है, सटल डिफरेंसेस हम बोलते हैं, इसको समझने के लिए साइंटिफिकली भी बहुत कोशिश चल रहा है जी। तो एक्सेप्टेंस है, जो अभी कोई आर्ग्यू नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, ये मन और चित्त एक ही है। इंग्लिश में बोलेंगे या संस्कृत में बोलेंगे तो दोनों सेम है, ऐसे कोई आर्ग्यू नहीं करते। लेकिन वेस्टर्न साइकोलॉजी से लेकर वेस्टर्न न्यूरो साइंटिस्ट से लेकर सभी लोग ऐसे कुछ अलग अलग एक्सप्रेशंस है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश तो होना चाहिए। ऐसा एक मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। बहुत सुंदर। आपने जैसा कि आप प्राकृतिक चिकित्सा के फील्ड से आते हैं, तो कई बार प्राकृतिक चिकित्सा को लोग केवल पंच तत्व ही समझते हैं। तो क्या योग का जहाँ से आरंभ होता है, महर्षि पतंजलि योग अनुशासन की बात करने के बाद, अर्थात योग कौन सा योग, तो अनुशासन, अनुशिष्टो धातु से वहाँ पर उन्होंने शास्त्र शब्द को ले, तो शास्त्र अनुशासने धातु से वहाँ पर इसको निष्पत्ति करते हैं। तो उसमें उन्होंने द्योतन किया कि ये जो हम अनुशासन योग को बताने जा रहे हैं, वो परंपरा जो ऋषियों के द्वारा हमसे पहले एक परंपरागत प्राप्त है। अनुशासन शब्द का वहाँ पर परंपरा प्राप्त जो योग शास्त्र है उसको उन्होंने दर्शाया है। तुरंत उसके बाद उन्होंने योग की बात कर दी। अब वो कौन सा योग, तो सीधे चित्त वृत्ति निरोध से प्रारंभ करते हैं। अब यदि हम एक क्रम से चलें दर्शन के प्रणाली में, तो चित्त तक पहुँचने के लिए
हमें स्थूल शरीर को जानना पड़ेगा, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर उसके अंतर्गत जो हमारे अंतःकरण चतुष्टय है उसमें फिर मन बुद्धि चित्त, तीसरे स्थान पर हमें चित्त मिलता है। तो इतना डीपली जाने के बाद फिर यहाँ से प्रारंभ, महर्षि पतंजलि सीधे यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा का चिंतन क्या यहाँ तक है या फिर सूक्ष्म शरीर के पूर्व स्थूल शरीर तक ही उनका चिंतन है? नहीं, ये तो ये कंप्लीट साइंस है जी। जो प्रकृति, हमारा जो क्रिएशन जो है, हम कोशिश करेंगे तो इसको समझने के लिए जी जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगा नेचर को समझने के लिए, क्रिएशन को समझने के लिए, वही इंफॉर्मेशन हमको हेल्प करेगा हमारा जो क्रिएशन है हमारा अंदर का, यत् पिंडे तद ब्रह्मांड है। सो ऐसी ही है। तो ये एक कंप्लीट साइंस है जी। अभी हम योग शास्त्र के बारे में बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करेंगे तो प्रिंसिपली ये सब कुछ एक ही चीज के तरफ हमको लेकर जाता है। वो क्या है? वो जो हमारा ट्रू सेल्फ, हमारा नेचर, ओरिजिनल नेचर के बारे में बात करते हैं जी। लेकिन आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, जो हम जब भी हम बात करेंगे तो स्थूल और सूक्ष्म के बारे में बात करते हैं। तो योग शास्त्र में भी पतंजलि महर्षि ने ऐसी शुरुआत की है। वो एक बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच, जो हम पहले अभी किसी डीप सी डाइविंग करना है, सी में अंदर जाना है जी, तो पहला लेयर जो दिखता है उसको पार करना है जी। सो बाद में अंदर जाएंगे लेयर दिखेगा आपको जी जी। और अंदर जाएंगे तो आपको पूरा एक नया वर्ल्ड दिखेगा। अंडर वाटर का जो एक नया वर्ल्ड है, दूसरा संसार, वो अंदर जाने के बाद ही आपको दिखता है जी। ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम जो फिजिकल नेचर को समझेंगे जी, सो बाद में हमको एक अवकाश मिलेगा। तो ये फिजिकल के बाद क्या है, फिजिकल के बाद बात करना है तो पहले जो फिजिकल क्या है इसको देखना पड़ेगा जी। प्राकृतिक चिकित्सा एक पद्धति है, वहाँ पर भी हम ये पंचतत्व जो पंच महाभूत के बारे में बात करते हैं, वो फिजिकली जो दिखेगा। ओके, सो हम बोलते हैं पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश, अलग अलग डायमेंशंस से इसको यूज कर वो एक व्यक्ति को हम आरोग्य जी के विषय पर इनको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। अभी वो वहाँ पर एंड नहीं होता है जी, वहाँ शुरुआत होता है। अभी किसी का हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जब हम प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति यूज कर इसको ठीक करना चाहते हैं तो वो सिर्फ जो फिजिकल बॉडी के ऊपर जो अलग अलग ट्रीटमेंट्स देंगे जी, इससे सिर्फ ठीक होने का एक प्रणाली का नहीं है। नहीं, यहाँ क्या होता है, वहाँ शुरुआत होता है तो इनको अंदर की तरफ लेकर जाना है। जो काज ऑफ द डिसीज हम क्या बोलते हैं जी, जो मेन रूट काज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए हम बहुत अलग मेथड्स यूज करना पड़ेगा जी। और इसीलिए हमारा भारतीय वैद्य पद्धतियों में जो आयुर्वेद का एक और बहुत बड़ा शास्त्र है जी, वैद्य पद्धति है, जो वहाँ पर इतना एक्सपैंडेड है। और हम इसीलिए बोलते हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा वो एक बेस है जी। वो बेस क्यों है? वो क्रिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमारा जो पूरा जो प्रसव और प्रतिप्रसव के ऊपर डेवलप्ड है जी। आयुर्वेद मल्टीपल डायमेंशंस देते हैं हमको इसको ट्रीट करने के लिए, समझने के लिए। और इसीलिए ये एक कॉम्बिनेशन मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, भारतीय वैद्य पद्धतियाँ और जो योग शास्त्र एटसेट्रा, इन सब को मिलाकर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच जब भी करेंगे किसी आदमी को, किसी पेशेंट को बहुत बेनिफिट्स मिल सकता है जी।
आज यश व्यासा योग पर अनुसंधान कर रहा है। महर्षि पतंजलि को जब हम लोग देखते हैं तो बाह्य अनुसंधान पर ज़्यादा विशेष फोकस नहीं करते हैं। उनका अनुसंधान पूरा स्टार्ट ही समाधि से होता है, फिर ले जाकर के आपको बहिर्भूतगत अष्टांग योग के क्रम में वो थोड़ा सा निदर्शन करते हैं। वहाँ उन्होंने किसी प्रकार का प्रपंच नहीं, जितने भी उनके शोध हैं आंतरिक क्षेत्र में ही हैं। तो बट आज जैसे यश व्यासा आपके यहाँ ये एक शोध की अद्भुत परिपाटी है, तो इसमें हम लोग क्या आंतरिक देश में भी प्रवेश कर रहे हैं। कई बार दो मत देखने को मिलते हैं। कुछ जो योग के दर्शन प्रणाली है, ऋषियों की प्रणाली है, उसमें बाह्य जगत पे उन्होंने अद्भुत आविष्कार किया है, और कुछ है कि जो आंतरिक क्षेत्र में है, जैसे महर्षि पतंजलि का लें और नाथ परंपरा का यदि उसमें हठ योग के केवल कुछ अंगों को लें तो बहिर्भूत साधन शरीरस्थ, उसके साथ आगे भी उन्होंने बात किया, बट एक व्यक्ति जाकर के रुक जाता है, आगे नहीं जाना चाहता है। और यहाँ महर्षि पतंजलि सीधे राजयोग की बात करते हैं। तो दोनों में बैलेंस हम कैसे बना सकते हैं? ये जो महर्षि पतंजलि ने जो दो इम्पॉर्टेंट डिविजन्स जी जो दिया है वो कनेक्टेड है, जो अंतरंग योग और बहिरंग योग। बहिरंग योग से शुरू करते हैं और अंतरंग योग के ले जाकर समाप्त जाते हैं। जो हम साइंटिफिकली इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे जी, तो जो बहिरंग योग जो है वो बहुत इजी है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर ओके। अभी आसन करेगा कोई, आसन करने के बाद क्या क्या होता है बॉडी में, इसको स्टडी करना है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स चेक करना है, क्या हार्मोनल चेंजेस होगा जी, और क्या इससे जो मन के ऊपर चेंजेस होगा जी, सब कुछ हम स्टडी कर सकते हैं। अभी आजकल का एक नया टेक्निक है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स से क्या होता है, एक एक जॉइंट और एक एक मसल का एक्टिविटी हम टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं जी। और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से अभी स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स में यूज कर रहे हैं। बहुत सुंदर। लेकिन हम इसको योग में लाने का बहुत बेनिफिट भी हो सकता है जी। अभी आजकल है ना, जब लोग योग करना चाहते हैं डायरेक्टली क्या करना चाहते हैं, ये लोग बहुत एडवांस्ड आसन करना चाहते हैं, डायरेक्टली बॉडी को ऐसे बेंड करना जी, चाहते जी। हैं। लेकिन इससे बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, इंजुरीज जी, योग रिलेटेड इंजुरीज जो हम बोलते हैं जी, इसके ऊपर भी बहुत कुछ रिसर्च हो रहा है। एक वेल नोन ये है दैट युक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन नाना रोग समुद्भवः। हाँ, बिल्कुल। तो जब हम ये हमारा कॉमन सेइंग है योग करने से कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। नहीं हाँ। योग करने से ज़रूर साइड इफेक्ट्स नहीं है। योग करने से साइड इफेक्ट्स, अच्छा साइड इफेक्ट्स है क्या है, आप डायबिटीज़ के लिए योग प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाइपरटेंशन भी चले जाएगा। जी, जी। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट नेगेटिव इफेक्ट्स होगा वो है जो प्रॉपरली आप नहीं कर रहे हैं, एक गुरु उपदेश के मार्ग में आप नहीं कर रहे हैं, जी, प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, उस वक्त प्रॉब्लम्स हो सकता है। जी। वहाँ पर योग का प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ भी हम कर रहे हैं वो ठीक तरफ से नहीं करने से प्रॉब्लम जो होगा वो नेगेटिव इफेक्ट्स योग के ऊपर डाल रहे हैं। जी, जी। वर्ल्ड में इतना पब्लिकेशंस, रिसर्च पब्लिकेशंस आ रहे हैं। अभी कोई बोलेगा आप फास्ट ब्रीदिंग कर रहे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है। जी, जरूर हो सकता है, आप ठीक तरफ से नहीं कर रहे तो। अभी कपालभाति के बारे में लोग बात करते हैं, कपालभाति इतना अच्छा टेक्निक है जी, प्रॉपरली करेंगे तो वो पूरा एक पेनेशिया जैसे है। ऐसी एक एक टेक्निक का जो इफेक्ट्स है इसको हम फिजिकली मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके। ऐसी जब सटल इम्पैक्ट
अभी अंतरंग के विषय पर हम रिसर्च करना चाहेंगे। कुछ कोशिश तो चल रहा है जी। अभी एस व्यासा यूनिवर्सिटी में हमारा एक न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव न्यूरो साइंस का डिपार्टमेंट है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी जब भी एक जो मेडिटेशन का, ध्यान का जो अलग अलग फेजेस है, अभी हम शुरू करते हैं चंचलता से, वहाँ से एकाग्रता, धारणा और ध्यान के माध्यम से हम समाधि तक पहुँच सकते हैं। बहुत सुंदर। अभी जो चंचलता, हम इसको कंपेयर करते हैं रैंडम थॉट प्रोसेस, रैंडम थिंकिंग के साथ। जी। तो मैं अभी स्कैल्प के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड्स डालकर ब्रेन का स्टडी कर सकता हूँ चंचलता स्टेट में क्या हो रहा है। अभी वो जनरल इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन के बारे में। अभी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे चंचलता से एकाग्रता जाने के वक्त क्या होगा, एकाग्रता से धारण स्टेज में जाने के लिए, और धारण से ध्यान, और ध्यान से समाधि। एक एक स्टेप को हम डिवाइड कर कर स्टडी कर सकते हैं। अभी अलग टेक्निक से, अभी फंक्शनल एमआरआई है, फंक्शनल एमआरआई यूज करने से हमको इतना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एक्टिव ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, ये इंफॉर्मेशन मिल सकता है जी। दो एन इंडिविजुअल इज डूइंग इंटरनल process, internal practice, but we can get to know about what exactly is happening. सभी लोग सोचते हैं जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ब्रेन में बहुत एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन जब हमने रिसर्च किया, जो हमारा आज तक जो लिमिटेड नॉलेज बोल सकता हूँ जो है हमारे पास, इससे ये मालूम होता है दैट मोर देन एक्टिवेशन, जब अब मेडिटेशन करते हैं लॉट्स ऑफ इनहिबिशन होता है ब्रेन में। जो पूरा अभी एक ऐसा एक जगह है, बहुत सारे लाइट्स ऑन है जी, बहुत डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रैक्शन है। अभी जब आप मेडिटेशन शुरू करेंगे, ब्रेन में अलग अलग जो एरियाज वो डिस्टर्ब करता है एक्टिविटीज को, पहले वो सब कुछ स्विचेस ऑफ कर देते हैं जी, इनहिबिशन बोलते हैं ब्रेन में। वो इनहिबिशन होने के बाद जो एक, दो या तीन एरियाज है, जो फ्रंटल लोब हम बोलते हैं ना जी, जो फ्रंट पोर्शन में है, वहाँ पर पूरा जो अटेंशनल प्रोसेसेस, अभी मुझे कुछ भी करना है, मुझे अटेंशन होना चाहिए, वो अटेंशन को रेगुलेट करने का जगह है ब्रेन में, वो तो फ्रंटल लोब में है और थोड़ा इमोशनल कॉर्टेक्स में है जी। वहाँ पर एक मास्टर स्विच ऑन होता है। तो मुझे धारण, एकाग्रता से धारण, धारण से ध्यान, ध्यान से समाधि तक पहुंचने के लिए वो अटेंशनल प्रोसेस को मुझे ऐसे पकड़ कर रखना है। तो ब्रेन कोऑपरेट करते हैं ये करने के लिए, जब तक करते हैं वो, जब तक मुझे ये लिंक पकड़ कर रखना है। बाद में मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस वेयर आपको एफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। मेडिटेशन फाइनल स्टेज में क्या होता है जी, धारण में पूरा एफर्ट डालना है, एफर्टफुल जी, सिंगल पॉइंटेड अवेयरनेस। लेकिन मेडिटेशन में सिंगल पॉइंटेड अवेयरनेस को हम इतना डिफोकस करेंगे, जो एफर्ट को छोड़ देंगे, और वी विल स्टे इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, स्टेट ऑफ एक्सपेंशन, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एटसेट्रा। वहाँ से समाधि को जाएंगे तो सो देन इट इज कंप्लीट अब्जॉर्प्शन। ये अलग अलग स्टेजों को हम आज मापन कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी of both understanding external as well as internal. nice. अब शास्त्र में जैसा कि ध्यान के विषय में कहते भी हैं आचार्यों ने कि ध्यानम निर्विषयम मनः, विषय रहितता जब अवस्था, मन के समस्त चंचलत्व प्रधान प्रवृत्तियां जहाँ पर नष्ट हो जाए, आपने लास्ट में ला करके जहाँ, तो उसको ही ध्यान उन्होंने बताया। ध्यान ही जब एक हमें प्रोसेस, एक कोशिश न करना पड़े, वो अपने आप हो जाए। ब्लेसिंग आपने कहा, कृपा की अनुभूति, ईश्वर तत्व की अनुभूति, वो अपने आप हो जाए, हमें कोशिश न करना पड़े। यही समाधि आगे चल के परिणित होती है। और आगे जब जाते हैं तो जैसा कि गुरुजी ने कल उसको बता रहे, समाधि के भी 8 एक एक स्टेज हैं।
तो उसमें संप्रज्ञात से फिर असंप्रज्ञात एक बहुत लंबी श्रृंखला है जिसके विषय में महर्षि पतंजलि का अद्भुत चिंतन है। तो यह आनंद का विषय है कि आज जो आधुनिक परिपाटी है उसको हम लोग आलंबन लेकर के और शोध विधा में यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि जब WHO का जो पहले का एक स्वास्थ्य की परिभाषा उसको जब हम लोग देखते हैं तो बहुत कम स्तर तक था, शरीर अथवा मन तक ही था। मन से अब धीरे धीरे और आगे बढ़े, फिर मानसिक स्तर पर, फिर और उसके साथ साथ क्योंकि सोसाइटी से हम जुड़े हुए हैं, यदि हम स्वस्थ हैं, हमारे परिवार में कोई बीमार है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, वो स्वाभाविक इफेक्ट पड़ता है। तो फिर उन्होंने इसको भी अपनाया, नहीं हमें समाजगत स्वस्थता को भी देखना है। इसके साथ साथ इन सब को लेते हुए एक अध्यात्म शब्द की आज कई जगह लोग एक गलत वे में एक परिभाषा उसका दे देते हैं, बट वस्तुतः सरल शब्दों में कहें तो अधि का तात्पर्य होता है समीप, और आत्म हमारा जो स्वयं का स्वरूप है, हम उस स्वरूप को किस माध्यम से प्राप्त करें, यही श्रृंखला अध्यात्म की है। तो यह पूरा प्रोसेस हमें योग के माध्यम से मिल जाता है। अब आज लोग योग के प्रति इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को देख करके पूरा विश्व भारत की तरफ एक दृष्टि रखा था पहले से भी, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस विधा से जोड़ रहे हैं। आज हम लोग जब रिसर्च की बात करते हैं तो आप गूगल में देखिए तो बड़े बड़े रिसर्च पेपर हमें USA से मिलते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग अनुसंधान कर रहे हैं, वो उस लाभ को समाज में ला रहे हैं। अब इसी परिपाटी में आज का जो विज्ञानवादी प्रधान युग है, आज के जो यूथ हैं योग को पढ़ना तो चाह रहे हैं, जानने की बहुत जिज्ञासा है, बट उनको एक परंपरागत वे नहीं चाहिए। उनको एक संस्कृत की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें कई बार उनको लगता है कि बहुत कठिन है और इसमें हम अनर्गल समय को व्यतीत कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक किसी विशेष ट्रांसलेट अथवा इसी पुस्तक का अवलंबन लिए पढ़ करके फिर वो अपने ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो ये कई बार सही भी होता है, बट कई स्टेप पर ये बड़ा हानिकारक हो जाता है। एक उनको गलत मिथ्या धारणा जिसको हमारे यहाँ कहते हैं विपर्य ज्ञान के विषय में महर्षि पतंजलि करते हैं, तो उस ओर वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या संस्कृत की जो परंपरा है, शास्त्र परंपरा, इसको हमें फॉलो करते हुए योग में जाना चाहिए या फिर इसको हम स्किप करके योग में जाना सही है? संस्कृत को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि आगे का जो जनरेशन्स है, अभी हम संस्कृत का जो अलग अलग जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जी, इसको हम छोड़ देंगे तो बहुत कुछ नुकसान होगा। अभी जो वर्ड्स है, जैसे हम ध्यान यूज़ करते हैं जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, अभी आजकल मेडिटेशन को भी रिप्लेस कर रहे एक अलग वर्ड को पकड़कर माइंडफुलनेस। ओके ठीक, अभी सभी जगह में आप कुछ भी बोलो माइंडफुलनेस के बारे में बात करते, कुछ गलत नहीं है, यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ तो अभी आप मेडिटेशन को भी छोड़ दो, ध्यान को यूज करो। ठीक, कई जगह पे जो संस्कृत का जो वर्ड है इसको रिप्लेस मत करो जी। क्या होगा, अभी कहीं पे आगे 25 इयर्स के बाद, 50 साल के बाद कोई एक योग का एक छात्र इसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एक्सेट्रा, वहाँ पर माइंडफुलनेस लिखेगा, आप कोई गूगल करेगा, उस वक्त क्या रहेगा मालूम नहीं मुझे जी। तो उस वक्त देखेगा तो इनको इसका हिस्ट्री मिलेगा शायद 50 साल का जी। अभी आगे का पीछे का 25 इयर्स, आगे का 25 इयर्स, वही आप ध्यान जी वर्ड को रखेंगे, कोई सर्च करेगा आपको मिलेगा 5000 इयर्स का हिस्टोरिकल रेफरेंस जी। इसको मिस नहीं करना है हमको। इसीलिए जब भी मैं कुछ रिसर्च पेपर लिखता हूँ ना, ऑलवेज जो साइंटिफिक जर्नल्स में, मेडिकल जर्नल्स में कुछ लिमिटेशन होता है, इन लोगों को समझ में नहीं आते जो हम बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमको बोलना है, फिर भी हमको यूज़ करना है ऐसा वर्ड्स।
अभी मैंने पहले ही एक बार बहुत सालों के पहले जी। एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए मैं लिख रहा था आसन प्राणायाम ध्यान और समाधि जी। और ये पेपर मैंने रिसर्च पेपर ऐसे वहाँ पर भेजा था, ऐसे ही वापस आ गए क्योंकि वो लोग ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, जो एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन था, जी। ये हमारे समझ में नहीं आते हैं, ये एक्सेप्टेड नहीं है, रिजेक्टेड है। तो इसके बाद में मैंने लिखा आसन इन ब्रैकेट्स में फिजिकल पोस्चर, देन प्राणायाम वहाँ पर वॉलंटरली रेगुलेटेड ब्रीदिंग। ये इक्वलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो इंटरेस्ट था जी। प्राणायाम को नहीं छोड़ना है। इनको जो समझ में आएगा वॉलंटरली रेगुलेटेड ब्रीदिंग। जी। सो बाद में हम ध्यान के बारे में तो मैं लिखता हूँ मेडिटेशन। सो क्या होता है, ये जो संस्कृत का जो वर्ड्स है जी। वो रिटेन होना है। आगे 25 इयर्स 50 साल के बाद जी। किसी को ये कहाँ से आया है रूट वर्ड वो मिलना है। जी। इसीलिए हमको इससे ये दोनों को अलग नहीं करना है, एक साथ लेकर जाना है। ये होगा तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, हमारा जो इतना नॉलेज बेस है इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं और बहुत कुछ देना है नेक्स्ट जनरेशन को। नहीं तो एक टाइम आएगा लोग दे विल बी विदाउट एनी सॉल्यूशंस जो हमारे साथ है, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ देने के लिए नहीं रहते हमारे पास, तो उस वक्त ये सब कुछ रेडी है, इसको देना पड़ेगा। जी। आज कई बार मुझे देख करके बड़ा विडंबना और एक अकल्पनीय दृश्य की परिकल्पना होती है। जैसे कहीं भी हम सर्च इत्यादि करेंगे तो इसमें भारत के जब शोध को देखें या फिर भारतीय जो एक अलग अलग अपने विचार को प्रदान करने वाले सोशल मीडिया में हैं, तो उनका एक परंपरागत वे में देखने को नहीं मिलता है। बट विदेश के क्रम में यदि आप देखिए, अपने भारतीय वैज्ञानिक पद्धति को छोड़ करके अन्य देशों का जो भी वहाँ पर, तो वो शास्त्र को लेकर के चल रहे हैं, वो कोटेशन करके विधिवत बातों को लिखते हैं। योग के विषय में कई बार सर्च करता हूँ तो अपने भारतीय उसमें नहीं लिखा मिलेगा आपको। भारतीय जो चिंतक हैं वो उतना उसको डीपली नहीं करेंगे, बट अन्य जो हैं वो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट। तो ये क्या इसी धारणा से यदि हम लोग चलेंगे तो भविष्य में क्या भारत का जो विश्व गुरु का स्वरूप था वो विकृत होगा या विस्तारित होगा? नहीं, फाइनली क्या है ना, जो नॉलेज है जी वो परमानेंट है। अभी जो डेंटिंग प्रोसेस बोलते हैं, हम आधा यूज कर रहे हैं, पूरा यूज कर रहे हैं जी। कुछ लोग राइट अप्रोच में यूज कर रहे हैं, कुछ लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। कुछ भी करें, नॉलेज टू रिमेन, नॉलेज विल रिमेन ऑल द टाइम। ओके। The way we want to present this knowledge to the next generation always depends on the methods and means the next generation is going to adopt. Okay. अभी आजकल का जो प्रोसेस है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, इनका जो सोच है बहुत फास्ट। अभी इन लोगों के पास इतना पेशेंस और टाइम नहीं है। करेक्ट। अभी इन लोगों को ये सब कुछ रेडीमेड होना चाहिए। सब कुछ इनको आप बोलेंगे, अभी जो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद में जी जी जब गुरु शिष्य का जो संवाद होता था, सो गुरु नेवर यूज्ड टू गिव अ सॉल्यूशन और एन आंसर। गुरु ऑलवेज यूज्ड टू गिव अ डायरेक्शन एंड यूज्ड टू टेल दैट गो एंड डू तपस। Okay, then the student will go and do the tapas. He will get an hint. He will come back to the guru. He will tell, this is Anna, this is Prana, this is Mana, this is Vignana, this is Ananda. हजारों वर्ष ऐसे था। लेकिन आजकल का जो नया पीढ़ियाँ है जी, सो यहाँ पर जो पेशेंस और जो एफर्ट का मामला है वो थोड़ा अलग है। तो इसमें कैसे हम तारतम्य बनाएं? नो, बैलेंसिंग जैसे आजकल का जो मूवमेंट हो रहा है जी, हमको भी थोड़ा मॉडिफिकेशंस लाना पड़ेगा। ओके। और जो एफर्ट सभी
एरियाज में आना चाहिए। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है जी वहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशंस लाना है। जी थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर जी। आए हैं, वहाँ पर भारतीय जो नॉलेज सिस्टम्स है उसमें एक इसको बहुत बड़ा सभी क्रांति। जगह में वो लेकर आ रहे जी हैं। जी इससे क्या होगा, जो एजुकेशन सिस्टम जो पहले जो था और अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं जी और नेक्स्ट जनरेशन कैन गेट द ट्रू नॉलेज फ्रॉम आवर एंशिएंट नॉलेज सिस्टम। जी। आज योग एक व्यापार की विधा से भी जुड़ा है, एक बिजनेस के भी क्रम में देश विदेशों में बहुत ख्यापित हो रहा है। तो कई बार लोग इससे एक समुचित स्थान पर न पहुंचने से एक अपने आप को आत्म हंतृत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस दिशा में हमें आपके माध्यम से क्या पाथे देना चाहिए, क्योंकि रिसर्च को होते हुए उसमें जो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनको कम शब्दों में आप किस विधा से चाहेंगे कि वो इस विधा से जुड़ें? हम कुछ भी नया जो एक्टिविटीज़ है जी जो लोग प्रोफेशनली योग को ले रहे हैं, अलग अलग रीज़न से ले रहे हैं। जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ योगा, जो योग का कमर्शियलाइज हो रहा है, वो भी एक तरफ जा रहा है जी और साथ में साधना के मार्ग में भी जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, थेरेपी के मार्ग में जा रहे हैं। सो अलग अलग जो दिशा है इस मार्ग में योग को सक्रिय जो पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ चल रहा है। जी लेकिन क्या होता है, अभी योग के मार्ग में हम जाएंगे, कोई थोड़ा डिटेल अंदर जाने के लिए कोशिश करेगा ना, जो बदलाव आ जाता है अंदर। जी अभी कोई कमर्शियल इंटरेस्ट से योग फील्ड में आना चाहता है, हम बोलेंगे आ जाओ कोई बात नहीं जी लेकिन जब आप शुरू करेंगे, आप जो डिटेल्ड एक्सपोजर आपको मिलेगा, जी उस वक्त आपके अंदर वो जो बदलाव आएगा, जिससे कमर्शियल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कुछ लोगों को, लोग बोलते आज योग करने वाले सिर्फ आसन के लिए आते हैं। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, आने दो। किसी रीजन से जी अभी जो दरवाजे खुला है योग को समझने के लिए, अपनाने के लिए, आने दो। बाद में क्या होता है, जो एक के बाद एक एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो जो योग शास्त्र का जो बेनिफिट्स है और जो मार्गदर्शन मिलेगा हमको, जी इससे एक्सपेंशन होता है। बिल्कुल। सभी एक ही लाइन पे आ जाते हैं बाद में। तो अलग अलग प्रणालिका तो रहते हैं, लेकिन सबको ओपन हार्ट से वेलकम करना चाहिए। जी निस्संदेह इन्हीं भावनाओं के साथ। और कई बार हम लोग स्वयं भी देखते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति केवल आया था अपने फैट को कम करने के लिए, अब उसका इसकी जब खूबसूरती को देख करके थोड़ा सा मेडिटेशन करता है, कुछ प्राणायाम के ब्रीदिंग पैटर्न को जब अपनाता है, तो शरीर में जो हल्कापन है उसको महसूस करके उसको लगता है कि हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में योग को नहीं छोड़ना है। तो यह खूबसूरती योग की है। अभी इस पॉडकास्ट की श्रृंखला में हम सभी के मध्य में एस व्यासा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पूज्य आचार्य चरण डॉक्टर मंजुनाथ शर्मा सर, जिनका इस शोध की परिपाटी में अद्भुत कई वर्षों का अनुभव है और इन्होंने कई पुस्तकों का लेखन कार्य को संपादित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शोधों को भी प्रकाशित किया है। ऐसे आचार्य चरण का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। आगे की श्रृंखला में पुनः हम सभी चाहेंगे कि नव भारत के माध्यम से आपका यह शुभ संदेश और कैसे युवा वर्ग योग के प्रति जिनकी जिज्ञासा है, पिपासा है, उसको वैज्ञानिक परिपाटी में आकारित करके हम लोग इस ज्ञान परिपाटी को समाज तक प्रेषित कर सकें, इस श्रृंखला में आपका आशीर्वाद हम सभी को आगे भी मिलता रहेगा। सादर प्रणाम। नमो नमः।